नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम का टेस्ट नंबर 3। तो देखोगे अभी तक दो टेस्ट में जैसे यूपी पुलिस में क्वेश्चंस आए थे, हमने कोशिश किया है सेम वैसे आपको टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व कराया जाए। तो वैसे ही कुछ आज इजी और मॉडरेट टेस्ट नंबर 3 में है। यूपी पुलिस की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा भी देखोगे जो आरपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो है अभी आने वाला है यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में ये सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा, आप क्वेश्चन देखते ही कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिलेट कर पाओगे। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी डेली शाम के 7 बज गए, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं, फिर हम डिस्कस करने वाले वही क्या, टेक्स्ट पेपर नंबर 3 यूपी पुलिस री एग्जाम का। ठीक है, स्पेशली उसी पर डिजाइन किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3%। ठीक है, यानी जो राशि है उसका 1/3 भाग 3% साधारण ब्याज, यानी जब ब्याज नहीं लिखा इसका मतलब साधारण ब्याज की बात कर रहा ना। तो 1/6वां हिस्सा 6% पर, रिमेनिंग 8% पर निवेश किया था। ओके, यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज कितना है, 600 रुपए होता, तो मूल राशि का पता लगाइए। अब आप देखो, मूल राशि जो भी है उसका पहला 1/3 हिस्सा ये 3% ब्याज की दर पर, हर साल 3%, और इसका 1/6वां हिस्सा कितना, 6% ब्याज की दर पर। जो रिमेनिंग बचेगा उसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, है कि नहीं। सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज, यानी जो पहला भाग है, दूसरा भाग, तीसरे भाग को जो उसने 3%, 6%, 8% है, 3 वर्ष के लिए निवेश किया है, उन सभी का टोटल ब्याज कितना है भाई, 600 रुपए। अच्छा, आपको क्या पता है भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे PR × T/100, ये भी होता। ये ध्यान दो, अगर रेट और टाइम को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो प्रिंसिपल का उतना ही % निकाल लो ब्याज होगा। मतलब 100 रुपए पर 1 रुपए, 100 रुपए पर 80% जो लगेगा वही साधारण ब्याज होगा। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, मान ले भाई हमारा जो मूलधन है वो 1 रुपए है ना, तो 1 रुपए के मूलधन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग कितना है, देखो आपको गिवन है, यानी 1 रुपए, 1 रुपए जो मूलधन है उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है भाई, 1/3 भाग, दूसरा भाग क्या है 1/6, बचा कितना 1/3, 1/6, यानी 1/3 का आधा 1/6 है, तो ये दोनों जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बचा कितना 1/2 भाग। यानी 1 रुपए को आपने कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 भाग में। तो पहला भाग जो है किस दर से ब्याज दर लगेगा, 3% हर साल ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज। जो भी पहला भाग निवेश करेंगे उस पर 3% ब्याज मिलेगा, और 3 वर्षों के लिए अगर निवेश करेंगे तो एक साल में 3%, तो 3 वर्षों में कितना 9%। यानी अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 9 रुपए ब्याज होगा, और कितना इन्वेस्ट किया है 1/3 रुपए, तो इसका 9% निकाल लोगे, इसका 9% निकाल लो, 100 की वैल्यू मूलधन, 9 निकाल लोगे ब्याज आ जाएगा। तो पहले पर ब्याज, दूसरे पे कह रहा है 6% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश करेंगे तो 18% ब्याज मिलेगा। यानी अगर 100 रुपए मूलधन होगा तो 18 ब्याज हुआ, और मूलधन कितना है आपका, कितना है 1/6 रुपए ना, ये ब्याज हो गया। रिमेनिंग पर 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करेंगे तो 8×3 24%, तो 24% निकाल लोगे रिमेनिंग पार्ट पर। तो टोटल ये ब्याज हुआ, टोटल ब्याज कितना भाई 600। तो आप क्या करोगे, एक भाग की वैल्यू निकाल लो, टोटल प्रिंसिपल है, एक लाइन का आंसर भाई। तो ओरल बता सकते हो, कहोगे बस कैसे, देखो 3 त्रिक का नीचे 100 रहने दो, तो 6 त्रिक 18, यहाँ 2 12 दूनी 24, 3/100, 3/100, और कितना हुआ यहाँ 12/100, तो 3 3 6, यानी 18/100, यानी 100 डिनोमिनेटर में 18/100 की वैल्यू 600 है। तो सर एक की वैल्यू कितना हुआ, तो 600 × 100/18, कहोगे हाँ सर। यहां से देखो 6 त्रिक 18, 10,000/3, यानी 333333.33, ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल से आपको क्या करना था, एक भाग की वैल्यू निकालना है। तो टोटल भाग, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट 3% ब्याज की 3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, हर एक पार्ट को उसने 3 वर्षों के लिए, ऐसा नहीं कह रहा कि ईच पार्ट मतलब पहले साल, मतलब पहले भाग को 1 साल के लिए, अगले भाग को दूसरे साल के लिए, रिमेनिंग को तीसरे साल के लिए, ऐसा नहीं कह रहा। अगर ऐसा कहता तो फिर आप क्या करते, यानी अब डायरेक्टली यहां पे इसका 3%, 6% और 8% निकालते, वो जोड़ के 600 के बराबर करते। तो सभी निवेशों में 3 वर्षों में ना, ये ध्यान दीजिएगा, तो रिलेट कर लोगे। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है, कंफर्म है। इसको देखो भाई, सेकंड, एक आदमी 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रिट खरीदता है।
ठीक है। स्पिरिट का मतलब क्या हुआ, केरोसिन जो बोलते हैं ना, ठीक है। इसमें पानी मिलाता है और फिर उसे 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, तो पूरे सौदे में 37.5% का मुनाफा हुआ। तो स्पिरिट का पानी से क्या अनुपात है? देखो स्टार्टिंग में स्पिरिट से पानी का अनुपात निकालने का मतलब, जब भी मिक्सर वाले क्वेश्चंस हुआ करें, हम हमेशा कोशिश किया करो पहला प्रेफरेंस ये हो कि मिक्सर एंड एलिगेशन से सॉल्व करें। जैसे आपको पता है कि 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, 60 रुपए प्रति लीटर, यानी जो रेशियो आएगा, आपको हमने बताया था भाई, अगर आप एक्स पर वाई का कंपैरिजन करते हो तो रेशियो ऑलवेज वाई का आता है। मतलब अगर आप स्पिरिट की कॉस्ट पता हो, वाटर की कॉस्ट पता है, स्पिरिट और वाटर की मीन कॉस्ट पता हो, है कि नहीं, तो जो रेशियो निकलेगा स्पिरिट और वाटर की क्वांटिटी का निकलेगा, मात्रा का निकलेगा। ये हम कह रहे हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आपको पता भाई उसके पास स्पिरिट जो है 60 रुपए प्रति लीटर वाला है, ठीक है, और पर लीटर वाला है। ध्यान दीजिएगा भाई, इंडिया में पानी की बात की जाए, जब नहीं मिला जाएगा तो पानी मिलाने का मतलब फ्री में, यानी 0 रुपए पर लीटर फ्री में पानी उपलब्ध है इंडिया में अभी फिलहाल। उपलब्ध का मतलब पीने वाला नहीं, पीने वाला जो है आरओ की पानी की बात करेंगे पैसा लगेगा, वैसे जो है फ्री में उपलब्ध है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, पानी कॉस्ट 0 है, मिक्स किया, मिक्सर की कॉस्ट 75 रुपए पर बेचा। भाई ये सीपी हुआ, ये हमने पानी कॉस्ट माना, तो ये 75 रुपए पर लीटर बेचा, तब 37.5% लाभ हुआ। तो आप बताइए सीपी ऑफ मिक्सचर अगर निकालोगे, यानी मिक्सर की जो स्पिरिट और वाटर को बेचा है 75 रुपए पर केजी, और 37.5% का लाभ हुआ। 37.5 की वैल्यू को मतलब 3/8, यानी अगर 8 में खरीदा होगा 3 का लाभ हुआ होगा, 11 में बेचा होगा। आप बोल सकते हो 11 में बेचा, 11 की वैल्यू 75, 8 की वैल्यू निकाल लोगे तो 8 पंचे 40, 8 से 56, 4 60, यानी 600/11 रुपए पर लीटर इसे खरीदा होगा। अगर किसी भी वस्तु को हम 75 रुपए में बेचते हैं, 37.5% का प्रॉफिट होता है, तो खरीदा कितने में? यानी सेलिंग प्राइस दिया है 37.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3/8, 8 में खरीदा, 3 का लाभ हुआ, 11 में बेचा, तो 11 की वैल्यू दिया है और 8 निकाल लोगे, मिक्सचर की सीपी आ जाएगी। फ्रैक्शन में आ रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे रख दो भाई। 600/11 रुपए पर लीटर सीपी है, मीन की सीपी आ गई, नहीं आ गई भाई? केरोसिन और वाटर को मिलाने के बाद मिक्सचर की सीपी चाहिए ना? कहोगे जी सर बिल्कुल सही है, अब सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है? ये तो भाई इससे घटेगा जाए कोई भी, मतलब चाहे इसको 0 से घटाओगे, ये घटाओगे तो कोई इशू नहीं, नीचे 600/11 ये होगा। अब चाहे ऐसे करो, 11 में सब में मल्टीप्लाई करो, 11 छक्का 66 हुआ, एक तरीका ये भी है, और 11 कट गया, 11 0 11 हो गया, तो ये 600 हो गया ना डायरेक्टली, और ये 60 हो गया। तो रेशियो कितना हुआ भाई? 10:1। तो 10:1 क्या है? स्पिरिट और वाटर के क्वांटिटी का अनुपात है, यानी 10 रेशियो में स्टार्टिंग में स्पिरिट था, वाटर कितना था? 1 रेशियो। कहीं है? हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दिस। बस आपको पहले स्पिरिट की कॉस्ट गिवन है, पानी कॉस्ट 0 मान लेता है, मिक्सचर की सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकाल लो, एलिगेशन रूल लगा दो, डायरेक्टली आपको क्वांटिटी किस रेशियो में होगा कंफर्म हो जाएगा। कहोगे यस सर। चलो, एक जौहरी ने लेबल कीमत पर, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदा। तो भाई लेबल कीमत पर, भाई एक जौहरी लेबल कीमत मान लो 100 रुपए थी, ध्यान दीजिएगा 100 रुपए लेबल कीमत थी, जौहरी ने इसे खरीदा कितने में? भाई इस पर 15% डिस्काउंट पाया लेबल पर, यानी 85 रुपए में जौहरी खरीद लिया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। जौहरी ने 75 में लेबल कीमत 100 रुपए थी और 85 में 15% डिस्काउंट का मतलब 85 में जौहरी ने खरीद लिया। उसने 10% छूट देने के बाद भी 20% का मुनाफा कमाना है, मतलब खरीदा 85 में और ये कह रहा है वो 20% मुनाफा कमाना चाहता है इसमें, लेकिन कब? जब वो डिस्काउंट दे। कितना? आप कहोगे सर 10%, यानी 10% डिस्काउंट देने के बाद भी मुनाफा कमाना चाहता है, ठीक है। तो मूल लेवल कीमत से उसकी अंकित कीमत, भाई सबसे पहले ये कितना मार्क करेगा? भाई जो जौहरी है वो कितने रुपए का मार्क करे कि 10% डिस्काउंट देकर 20% का भी लाभ ले। खरीदा है 85 रुपए में, और फिर आपको कह रहा है कि जो मूल लेवल है यानी 100 रुपए है, वो इसके अंकित लेवल से कितने परसेंट, यानी इनमें
कितने प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए? कोई इशू नहीं। सबसे पहले ध्यान दो, अगर मान लीजिए उसने जौहरी ने 85 में खरीदा है, 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने पर बेचेगा? निकाल सकते हो। 20% का मतलब यानी 120 बाई 100 में से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 85 में खरीदा, 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 बाई 100 से गुणा कर दोगे, इतने में बेचेगा, ये कंफर्म है। यानी ये 85 इंटू 120 बाई 100 जौहरी के हीरे की सेलिंग प्राइस, इतने में बेचा। और जो बेचा है ना 20% लाभ लेकर बेचा है, 10% डिस्काउंट दिया है, यानी जो बेचा है वो 90 की वैल्यू है और एमआरपी कितना 100। यानी अगर सेलिंग प्राइस आ गई, आपको सेलिंग प्राइस आ गई तो 10% डिस्काउंट पर बेचा है तो एमआरपी कितनी होगी? यानी 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ 90 में बेचा होगा 20% लाभ पर, तो 90 की वैल्यू 100 निकाल लोगे एमआरपी। यानी 85 सीपी दिया तो एसपी निकाल लो, और एसपी दिया तो 10% डिस्काउंट के बाद बेचा, एमआरपी निकाल लो। देखो 20% लाभ पर बेच दिया तो सेलिंग प्राइस आ गई, 10% डिस्काउंट दिया तो 90 की वैल्यू दिया, 100 निकाल लोगे, मार्क प्राइस आ जाएगी। कहोगे हाँ सर। तो यहां 30 चौक 12, 3 त्रिक 9, 4 पंचे 20, 4 8 32, 2 34, 340 बटा 3। तो यानी उसने कितना मार्क किया है? 3 एकम 3, 3 एकम 3 पॉइंट, फिर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये मतलब 113.33 रुपए एमआरपी है। 85 में खरीदा होगा, इस पर उसने 10% डिस्काउंट देकर 20% का लाभ लिया, इसका मतलब 113.33 रुपए मार्क करेगा, तब ऐसी कंडीशन आएगी। अब बताओ जो उसका मूल लेवल कीमत है और जो उसने मार्क किया, कितने परसेंट मूल लेवल कीमत से उसने ज्यादा मार्क किया? कहोगे सर 13.33। भाई 100 से कंपैरिजन करना है तो कितना उसके अंकित मूल्य, यानी मूल लेवल कीमत से उनकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए? 100 से 113.33 कितनी प्रतिशत ज्यादा है? सर 13.33। यानी बिल्कुल आप सही आंसर लगाते हैं, यानी 13.33 आंसर होगा। बताइए कोई डाउट है? नो डाउट एट ऑल। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। कितनी बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक्स और वाई वार्षिक आमदनी इतने हैं, खर्चे का अनुपात इतने हैं, दोनों व्यक्तिगत रूप से 500 रुपए बचा पाते हैं, तो श्री क्या कि वाई का खर्चा कितना? याद करिए, आपको पता है किसी की आय यानी इनकम इक्वल टू उसका खर्च प्लस सेविंग प्लस बचत होगा। जब भी दो रेशियो दिया है और एक वैल्यू से रिलेट किया जाए, बेसिक, अगर बेसिक से आप रिलेट करते थे तो कैसे करते थे? याद करिए, ये रेशियो क्वेश्चन है, ये आमदनी का यानी इनकम का रेशियो है और ये खर्चे का रेशियो है, और प्रत्येक 5000 बचाते हैं, तो आमदनी और खर्चे का अनुपात दिया तो उन दोनों में रिलेशन निकालना था। बेसिक से कैसे करते थे? आपको पता, आमदनी में से खर्चा निकालेंगे तो बचत आएगी, या आमदनी में से बचत घटाएंगे तो खर्चा आएगा। रेशियो आमदनी और खर्चे का दिया है और पूछा गया है खर्चा कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात यहां से ध्यान दीजिए, वाई का खर्चा कितना होगा। जो चीजें पूछी जाए वो मानो। आप खर्चा पूछा जा रहा तो खर्चा पहले मानो। हमें पता एक्स का खर्चा 5x, वाई का खर्चा 4x, यानी 5:4 खर्चे का अनुपात है। याद करिए, 5:4 खर्चे का अनुपात है और खर्चा पूछा जा रहा है, इसलिए हम खर्चा पहले मानेंगे। कहोगे अच्छा, अगर ये इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो है तो अब खर्चे में अगर हम सेविंग्स बचत जोड़ेंगे, कहोगे हाँ सर, तभी तो आएगी 9:8। हाँ सर, इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप ये सभी को क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है? आप और भी बहुत सारे तरीके हैं। आय मान लेते, आय में से बचत घटा देते तो भी खर्च का रेशियो आ जाता, और इसको जब दोनों बराबर जो है सेव करेंगे तो एक और आपको बताया था हमने भाई, अगर एक्स और वाई के इनकम का रेशियो दिया है 9:8 और उनके खर्चे का यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5:4 और ईच 5000 रुपए सेव करते हैं, हम चाहे ये बोले उनकी आय में से 5000 रुपए बचत घटा देंगे, खर्च आ जाएगा, या हम बोल दें कि खर्च में अगर 5000 ऐड कर देंगे तो उनका आय आ जाएगी। अगर दो रेशियो दिया, उनमें ये और ये हमेशा इक्वल वैल्यू कम हो रही है या जुड़ रही है,
रेशियो का भी अनुपातिक कम होना जुड़ना सेम है, यानी इनकम इसका x और y का 9 और 8 है, खर्च इतना है, तो 9 और 8 का डिफरेंस 4 और यहां 8 और 4 का डिफरेंस 4, यानी x के आय में से x का जो खर्च है उनका अंतर 4 अनुपात, y के आय और y के खर्च का अनुपात 4, दोनों का अगर अनुपातिक मान बराबर है तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 4 रेशियो की वैल्यू 5000, एक की वैल्यू 5000/4। अब हमें यह रेशियो जो दिया सबके लिए सही है। x की आय 9, y की आय 8, x का खर्चा 5, y का खर्चा 4, पूछा क्या जरा y का खर्चा, यानी 4 रेशियो की वैल्यू। देखो एक की वैल्यू दिया 4 की, एक की वैल्यू 4 की वैल्यू दिया है, यानी इनका अंतर बराबर 5000, तो एक रेशियो की वैल्यू, सो 4 निकालोगे तो y का खर्चा, 5 निकालोगे x का खर्चा, 8 निकालोगे y का इनकम, 9 निकालोगे x की इनकम, तो 4 की वैल्यू दिया, 4 निकालना है, यानी कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली 5000 रुपए, यानी 5000 रुपए ही आएगा, चाहे यहां से चेक कर लो। किसी कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन एट ऑल। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये वही पुराना क्वेश्चन, पी ने क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है। देखो पी क्यू क्यू आर, ये पी ने क्यू को एक वस्तु 5% लॉस पर बेचा। कहोगे हाँ सर, किसको? क्यू को। क्यू ने आर को 20% हानि पर बेची। हाँ सर, किसको? आर को। आर वस्तु के लिए 2812 चुकाता है, तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या था? एक लाइन का आंसर। चाहे ऐसे मान लो, जो पी की कीमत थी पहले 5% कम करें, क्यू आ जाएगा, जो क्यू की कीमत रही होगी उसका 20% फिर कम कर दोगे, ये आ जाएगा। या हम ये भी कह सकते, उल्टा कभी कह सकते हैं कि आप बताओ क्यू ने 20% लॉस पर बेचा आर को, और आर ने इतने में खरीदा है, आर ने इतना पे किया, क्यू ने 20% लॉस पर आर को बेचा, तो यानी क्यू ने 20% लॉस का मतलब अगर 100 में खरीदा होगा, 20 लॉस यानी 80 में बेच दिया होगा, यानी 80 की वैल्यू है, 100 निकालोगे तो क्यू के लिए कीमत आ जाएगी, यानी क्यू ने कितने में खरीदा था? कहोगे हाँ सर। अब क्यू ने पी से 5% लॉस पर खरीदा था, यानी अगर पी ने 100 में खरीदा था तो क्यू को 95 में बेचा, ये 95 की वैल्यू दिया, 100 निकाल लोगे, पी की कीमत आ जाएगी। उल्टा कर सकते हो भाई, पी ने क्यू को बेचा, क्यू ने आर को बेचा, तो क्यू ने आर को 20% लॉस पर बेचा और आर ने खरीदा इतने में, तो 80 की वैल्यू 100 निकालो, क्यू का सीपी आ गया। अब क्यू भी तो किसी से खरीद रहा है, क्यू 5% लॉस पर खरीद रहा है, यानी 95 की वैल्यू ये क्यू के लिए, 100 की वैल्यू निकालो, पी के लिए आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है? जो इजी हो निकाल लो, मतलब ऐसा दिया गया कंफ्यूजन करने के लिए। 5 से 19 पॉइंट में नहीं आ रहा ना, हाँ 5 यहां 20, 19 इक्कम 19, ये कटेगा पक्का क्योंकि ये दिया गया है। 19 इक्कम 19, 8 1 9, 19 चौक 76, 6 14 1 15, 19 8 152। कहोगे वाह सर। यहां से 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 25 को 148 से गुणा करो, यही हुआ ना? कहोगे हाँ सर। तो 25 को 148 से गुणा करो, क्या आ जाएगा? कहोगे 2 जीरो बढ़ा के 4 से भाग कर देंगे, 4 3 12, 4 7 28, 3700, 3700 दिस आंसर। तो हाँ बिल्कुल 2 जीरो 4 7 4 से, बिल्कुल सही है। 3700 रुपए पी के लिए कॉस्ट आ जाएगी। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, सॉल्व कर लोगे। इसको देखो, इसको पढ़िए, क्वेश्चन बनाने वाले बहुत बार आप इसको सॉल्व कर चुके हैं। 11 संख्याओं का औसत 54 है। यस, 11 नंबर का एवरेज 54। आपको अगर सम की जरूरत है तो क्या करोगे? 11 इंटू 54 इक्वल टू यहां 4 5 4 9 और 5 594। पहले 4 संख्याओं का 48 है, यानी 11 को पहले 4 संख्या 48, इसका एवरेज 48। फिर अगली 4 संख्या का औसत, अगली 4 का औसत
पहले 4 की तुलना में 25% अधिक है, यानी पहले 4 का एवरेज, पहले 4 का एवरेज 48 था, इससे 25% अधिक है। आप बताओ 48 को 25% का मतलब 1/4 बढ़ा दोगे, 48 का 25% बढ़ा दो यानी 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 हो जाएगा। या वैसे देखो 48 का 25% 12 हुआ, तो जो अगली 4 का है तो 12 अधिक है यानी 60 हो जाएगा। अगले 4 का एवरेज 60 हो जाएगा। अभी कितना बचा? 4, 3 संख्याएं बची हैं, 8 संख्याएं हो गई। तो कह रहा है कि 9वीं 11वीं से 8 अधिक है, तीन, ये 4 से 8 हो गई, 9th 10th और 11th, ये 3 संख्याएं बची हैं। कहां सर? अब कह रहा है 9वीं संख्या 11वीं से 8 अधिक है। अगर 11वीं मान लोगे x, तो 9वीं कितनी है? इससे 8 अधिक है, x + 8 9वीं। और कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है, 10वीं 11वीं से 4 अधिक है, 11वीं x है, x + 4 ये हो गया। कहां सर? तो 9वीं और 10वीं का औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना भाई, आपको 11 संख्याओं का टोटल औसत यानी टोटल सम दिया है और 11 को पार्ट में डिवाइड करके औसत दिया है यानी सम दिया है, दोनों के सम को बराबर कर दो। कहोगे हाँ सर, चाहे औसत को बराबर कर दो चाहे सम को बराबर कर दो, कोई डाउट नहीं है। बताइए सम को बराबर करें या औसत को बराबर करें? चलो कोई बात नहीं, औसत को भी बराबर कर देते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन सम को बराबर करो। चलो कोई इशू नहीं। कैसे करोगे आप? भाई पहले 4 संख्या 48 सम कितना होगा, दूसरी 4 संख्या का 60 सम कितना होगा? तो डायरेक्टली 4 × 48 4 × 60, 4 कॉमन ले लो यानी एक साथ इनको जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जोड़ दो, चाहे जोड़ोगे 60 और 48 कितना हुआ? 108 × 4, 108 × 4 432, 432 पहले 8 और 9वीं 10वीं 11वीं 3x + 8 4 12 बराबर 594, यानी 3x = 594 माइनस, यहां से देखो 432 और 12 कितना? 448 नहीं 444 ना, हाँ ठीक है। तो 0 9 में से 4 यानी 5 150, 3x की वैल्यू 150, x = कितना हुआ? 3x = 150, x = 50, x की वैल्यू 50 आ गई। अब आसान हो गया। क्या कह रहा भाई आप बताओ? कह रहा सर बताइए 9वीं और 10वीं संख्या का औसत, 9वीं x + 8, 10वीं x + 4, तो 50 और 8 कितना? 58 और 50 और 4 कितना? 54। वैसे भी इनका औसत इन्हीं के रेंज में होगा यानी 56 हो जाएगा। 56 जोड़ के डिवाइड बाई 2, तो 56 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या इसमें कुछ सिर्फ कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है। 11 संख्याओं का औसत दिया यानी योगफल दिया, सम दिया है। तो पहले 4 का अगले 4 का 8 हो गई, तो 8 का योगफल और 9th 10th 11th में रिलेशन कह रहा है। 9th 11th से 8 अधिक है, 11th मान लिया 9th आ गई, 10th 11th से 4 अधिक है, तो सभी यानी 11 संख्याओं का ब्रेक करके योग 594 है। तो x निकालोगे तो आपको जो चाहिए यानी 9th और 10th का औसत निकाल दोगे, आंसर हो जाएगा 56। वाह, चलो इसको देखो। एक व्यापारी अपने माल को लागत कीमत से 40% ऊपर अंकित करता, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वह अंकित कीमत पर 70% सामान बेचता है, शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत, अब मर्चेंट मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, he sells 70% of the goods at the mark price and the remaining goods at the discount of 40% on the mark price. What is the profit percent? तो कहोगे सर मान लीजिए उसने 100 सामान खरीदा 100 रुपए का, तो अगर हम बोल दें सभी का सामान का कुल सामान की कीमत 100 रुपए, एक सामान की कीमत 1 रुपए, तो सबको मार्क कितने में करेगा सर? 40% ऊपर अंकित करता, सभी को 140 रुपए मार्क करेगा। 100 सामान को 100 रुपए में खरीदा यानी एक सामान को 1 रुपए में खरीदा, एक को 1 रुपए में खरीदा। 100 सामान खरीदा 100 रुपए में और सबको 140 में बेचेगा, एक, ठीक है। सीपी 100 हुआ और एसपी कितना हुआ? 140। कहोगे अच्छा, यहां से अगर हम बोल दें 100 सामान का अंकित मूल्य 140 रुपए है,
तो एक सामान का अंकित मूल्य कितना है 1.4 रुपए। 100 सामान का अंकित कीमत 140 रुपए, क्योंकि एक सामान 1 रुपए का, तो 100 सामान 100 रुपए का, 100 का मार्क प्राइस 140। भाई 100 अगर सीपी होगा, एमआरपी 40% ज्यादा, यानी 140 सबका एमआरपी होगा, कुल मिलाकर बात कर रहा, यानी एक सामान की एमआरपी कितनी होगी 1.4। वैसे 100 सामान की 1.4 इंटू 100 करोगे तो 140 आएगा ना, कहोगे हाँ सर। अब देखो, वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचा। 100 सामान है, 100 का 70% 70 सामान होगा। सभी को अंकित मूल्य का मतलब एक का अंकित मूल्य 1.4 रुपए, तो 70 का तो 14 सत्ते 98, यानी 98 रुपए में बेचा। बचा कितना सर 30% सामान। इसको 1.4 ईच का अंकित मूल्य है, मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इतने में नहीं, बचे हुए सामान पर वह 40% डिस्काउंट देता, यानी इतना अंकित मूल्य है 30 सामान का, इतने में नहीं बेचता है, इसका 40% डिस्काउंट देगा, यानी 2/5 का डिस्काउंट देगा। 5 एमआरपी थी, 2 का डिस्काउंट दिया, 3 में बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया, सॉल्व कर लो, चाहे से करो, 5 छक 30 हुआ, 6 का 18 इंटू 14, 16 का स्क्वायर -4, तो 256 - 252, या ऐसे कर दो 14 छक 84 और 3 चौक 12, 3 और 24, 1 25, 52, सही है ना। तो कहने का मतलब 30 सामान को 25.2 में बेचा। आप बताओ 70 सामान को अंकित मूल्य एक का 1.4 98 में बेचा, और बाकी 30 सामान को 1.4 में बेचना चाहिए था अंकित मूल्य जो था, लेकिन मल्टीप्लाइड 1.4 करते, लेकिन 40% डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब इनमें बेचा कितने में 25.2 में बेचा। तो कुल कितने में बेचा 98 + 25 का मतलब 123.2 रुपए में बेचा। सबको खरीदा कितने में 100 रुपए में, बेचा कितने में 123.2, मार्क किया था 140, तो 100 पर 123.2 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 23.2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आंसर 23.5। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, याद कर लो इसको ध्यान से, ठीक है ना। यस, अगला देखो भाई, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ये आपको कितनी बार बताए थे। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो 8:9। 9 वर्षों बाद यह अनुपात, यानी ए का 9 साल बाद, बी का 9 साल बाद, यह अनुपात कितना 19:21 हो जाएगा। अब सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु, यानी यहां से ए और बी का वर्तमान में 9 साल बाद का अनुपात दिया है, यहां से आप बी की वर्तमान आयु निकालेंगे, बी की वर्तमान आयु निकालना है, तो सी बी से 3 वर्ष बड़ा है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो बी से 3 कम कर दोगे तो सी की आयु आ जाएगी। एक लाइन का आंसर। अगर जिनको बेसिक बनाना है, शायद कुछ ऐसे करते हैं, ए की वर्तमान आयु 8x मान लेंगे, बी की वर्तमान आयु 9x मान लेंगे, 2 रेशियो दिया होगा। आफ्टर 9 ईयर 9 यहां जोड़ दो, 9 यहां जोड़ दो, दोनों की एज का रेशियो 19:21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 21 अट्ठे 21 नहीं, सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकालोगे, 9x निकाल लोगे तो b की आ गई, और b की जब आ गई 3 और कम कर दो, c की आ जाएगी। लेकिन टफ हो जाएगा। दूसरा तरीका, हमने कहा था भाई ये प्रेजेंट में दिया हो और 9 साल बाद दी, तो ये बराबर जुड़ रही है, लेकिन 8 से 19 होने में कितना डिफरेंस है, तो 8 से 19 होने में डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 2 9 2 11, और 9 से 21 होने में कितना है, 9 से 19 होने में 11 का अंतर नहीं है, कितने का अंतर है सर, 9 से 21 का अंतर हुआ कितना, 12 का डिफरेंस हुआ ना, 12 9 कितना हुआ, 12 9 21। ये डिफरेंस बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो हमने कहा था बराबर करने के लिए क्या करोगे, इनका अंतर 1, ये याद करिए हमने, मतलब डिफरेंस अगर ऐसा ये वैल्यू सेम अगर जुड़ रही हो तो इनका डिफरेंस 1 से यहां इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इनका डिफरेंस 9 और 21 का 2 यहां मल्टीप्लाई करो, अपने आप अगर वैल्यू सेम जुड़ घट रही है डिफरेंस बराबर हो जाएगा। 2 और 16 2 9 18, 1 19 19 21 21, देखो 3 का अंतर आया कि नहीं आया। अब इससे कोई मतलब नहीं, हमें समझेंगे 16 वर्तमान में ए था, बी वर्तमान में 18, ए आफ्टर 9 ईयर 19, बी आफ्टर 9 ईयर 21, दोनों का डिफरेंस 3 रेशियो, तो 3 रेशियो जो अंतर है वो बराबर 9 ईयर्स के, 1 की वैल्यू 3 ईयर्स। अब इस सबके लिए सही है, वर्तमान में भी
तो 18 इंटू 3 54, 54 साल। तो 54 ईयर बी वर्तमान में, अगर बी वर्तमान में 54 ईयर है तो सी कितना होगा? सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो 54 में से 3 घटा दो, 51 वर्ष सी आ जाएगा। तो 51 इज द करेक्ट आंसर। वहां से भी वही आता, यहां से भी आता। कहोगे वाह सर वेरी गुड। इसको बताओ सर, ये भी टफ नहीं, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ओरल बता सकते हो, क्या समझना भाई? देखोगे अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी हैं। उसने एक को 14% हानि पर बेचा, दूसरे को 14% लाभ पर। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, अच्छा सर, तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर बताइए। याद करिए, आपको यह पता, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। हम ये कह सकते हैं पहली वस्तु का कीमत x रुपए, दूसरे की y। 2-3 तरीके इसको, पहले की कीमत x रुपए, दूसरे की y, टोटल कीमत 624 रुपए। अच्छा, अगर ध्यान दो 14% हानि पर पहले को बेचा, 14% लाभ पर। अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बोला था तो लॉस होता, तो क्या होता? 14 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। हमने आपको बताया था 1.96%। हमने ये बताया था कभी भी दो वस्तुओं को हम बेचते हैं, पहले को कुछ परसेंट लाभ पर, उतने ही हानि पर दूसरे को, या पहले की हानि को दूसरे को उतने ही लाभ पर। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर बराबर है, पहले को लाभ और दूसरे को हानि पर बेचते हैं उतने ही मूल्य पर, हमेशा लॉस होगा। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करोगे, 2200 कर दोगे। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा, कह रहा कि पहले का सीपी दिया, दूसरे का, दोनों मिलाकर सीपी 624। अभी नहीं इतने दुख रहते, पहले को 14 की हानि पर, दूसरे को 14 के लाभ पर बेचा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर। तो भाई लागत मूल्य हम x और y मान लिया, तो बेसिक से बताओ, पहले की लागत मूल्य x है, इसको 14% हानि पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? 84/100 में बेचेंगे। ये सीपी है इतना, दूसरी कीमत y है, इसको 14 के लाभ पर बेचेंगे, 114/100 में बेचेंगे। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दो, बराबर कर दिया। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का हमें अनुपातिक मान मिल गया, नहीं मिल गया? 114/84। हाँ, किससे घटेगा सर? 6 से नहीं, 6 कम 6 6 9 54। हाँ, 6 कम 6 6 9 54, 6 कम 6 24। यानी 19:14 के रेशियो में क्या था? उनका क्रय मूल्य का अनुपात था। बस आ गया। अब अनुपातिक भी निकाल सकते हो, एक तरीका ये भी था ना। पूछा क्या जरा भाई, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, तो उनकी लागत मूल्यों का अंतर, पहले की लागत मूल्य कितना? 19, दूसरे की लागत मूल्य कितना? 14, दोनों में अंतर कितना है? 14, 5 का। हमें 5 की वैल्यू चाहिए, क्या दिया है? दोनों की लागत मूल्य का सम। 19 और 14 कितना? 33। 33 की वैल्यू भैया 624 दिया है, और आपको 5 की वैल्यू यानी x माइनस वाई का मतलब क्या है? देखो यहां पे x प्लस वाई की वैल्यू दिया है, यानी 33 की वैल्यू दिया, x माइनस वाई निकाल लेंगे। जब सीपी दिया, मान लेंगे हम ना, पहले को बेचते दूसरे को, तो आप सेलिंग प्राइस बराबर करोगे तो x और y का रेशियो आ जाएगा, यानी सीपी का रेशियो आ गया, फिर कनेक्ट कर लो। अब तो कोई इशू नहीं ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 3 8 24। कहोगे हाँ सर। अब इन्हीं को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 दुनाई 10, 5 8 40, डिवाइड बाई 11, 11 नवैया 99 ना, हाँ 5, 11 चौक 44, 94 पॉइंट समथिंग, 11 चौक 44, 6 डेसिमल लगा दो 60, 11 पचे 55, 5 11 5 50, 11 चौक 44, 94.54 रुपए का डिफरेंस है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी हम सही हैं। 94.5 रुपए का अंतर है दोनों के कॉस्ट प्राइस में। कहोगे यस सर, वेरी गुड। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस ए बी और सी की दक्षता का अनुपात इतना है, वो अकेले एक साथ 30 दिनों में करते हैं। आपको हमने बताया था जब भी दक्षता यानी इफिशियंसी का रेशियो दिया होगा ए बी सी का, तो हम क्या समझेंगे? यानी ए का 5 और ये 3, ये 8, हम समझेंगे ए 5 वर्क पर डे, बी 3 वर्क पर डे और सी 8 वर्क पर डे करेगा। वह एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क यानी टोटल काम क्या है? तीनों मिलकर एक दिन में 5 करेगा, बी एक दिन में 3 करेगा, सी एक दिन में 8 करेगा।
तीनों ने एक दिन में इतना काम किया, एक काम को 30 दिनों में पूरा किया। तो कुल काम कितना किया 30 दिनों में तीनों मिलकर? तो 5 दिन 8 और 8 16 हो गया, 16 3 48, 480 काम हो गया, 480 वर्क हो गया। 480 काम तीनों मिलकर 30 दिनों में किया है। अब कंडीशनली कह रहा है ए और बी ने इसी काम को 20 दिन तक किया, बाकी बचे को सी अकेले। आप बताओ, ए और बी, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम, तीनों ने एक दिन में इतना काम 30 दिनों में 480 काम किया। और हाँ सर, तो अब आप कह रहा इसी 480 को ये कह रहा ए और बी 20 दिन तक काम करें, एक दिन में 5, बी एक दिन में 3, तो एक दिन में 8 काम होगा और 20 दिन में ए और बी करेंगे, तो 8 दूनी 16, 160 वर्क हो जाएगा। जो बचा हुआ वर्क कितना है आप बताओ? 480 में से 160 घटा दो, कितना बचेगा? तो 16 3 48, 16 तो नहीं बच, 320, 320 काम बचेगा, यानी 0, 8 से 8 से 6 गया 2 और 4 से 1 गया 2, 320 काम बचा। इसको सी को अकेले करना है। तो आप बताइए, सी एक दिन में 8 काम करेगा तो 320 को 8 चौक 32, 40 दिनों में निपटा देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो आपको कितना घुमा कर दिया है? पहले इफिशियंसी दिया है, तीनों ने एक काम को किया है, हमें पता 480 है। अब उसी 480 कंडीशनली करा, अगर ए और बी 20 दिन तक करें 160 काम हो जाएगा। जो बचेगा उसको सी को अकेले करना है। जब सी का इफिशियंसी पता, सी के लिए काम पता है, तो टाइम भी तो पता है। यस सर। आप बताओ, सेम ही क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब कोई अंतर नहीं है। एबीसी की दक्षता का अनुपात 7 5 6 है। 7 वर्क पर डे ए, 5 वर्क पर डे बी, 6 वर्क पर डे सी। एक साथ काम करते हुए 35 दिनों में पूरा करेंगे। तो आप कहोगे सर टोटल वर्क मान लें, टोटल काम कितना होगा? 7 5 12 और 6 18, तो 18 इंटू 35, तो कहोगे 18 5 90, 18 3 54 और 9 कितना हुआ? 63, यानी 630 काम हो गया सर। ठीक। अब कह रहा है बी और सी मिलकर एक साथ काम करते हुए, बी और सी मिलकर एक साथ 21 दिन तक काम किया। बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 6, बी और सी एक दिन में 11 काम करेंगे और 21 दिन तक काम करेंगे। कितना काम कर लेंगे? 1 1 2 3 1, यही तो नहीं 231। देखो कैसे, 11 कम 11, 1 11 22 21, 231 काम कर ली कितने दिनों में सर? 21 दिनों में। शेष काम को ए को करना है। बचा कितना काम है? 630 से घटा दो कितना? 221, 231, 9 बचेगा। यहां कितना बचा भाई? यहां बचे 2 2 2 12 में से 9, 3 12, अरे यार ध्यान दो, यहां 10 में से 1 गया 9 हुआ, यहां 12 में से 3 का कितना हुआ? 9। यहां कितना बचा भाई? यहां बचेगा 5, 5 से 2 गया 3, 399 ना है? बिल्कुल सही है। 399 ए को करना है 7 के हिसाब से, एक दिन में 7 करता है। 7 पचे 35, 4 7 57, 57 दिन, 57 डेज आंसर करेक्ट। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसानी से आप लोग बता सकते हैं। वेरी गुड। इसको बताएंगे। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है, उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी सेम डायरेक्शन में, 15 सेकंड में पार करती है। आप बताओ, जब कोई ट्रेन उसी दिशा में दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घट जाएगी, वो अपनी लेंथ के बराबर दूरी जाएगी। तो यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन अगर निकालेंगे, यानी दूरी का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, रिलेटिव स्पीड 44 - 8 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे, और 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकेंड, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 18 दूनी 36, 15 पचे 5 दूनी 10 और 150, यानी 150 मीटर ट्रेन की लंबाई बिना बोले हमने यही स्टेटमेंट में बता दिया। यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन एक समान दिशा में पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। 44 - 8 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे, और 15 सेकंड में पार करती है तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करिएगा मीटर पर सेकंड में, और 15 से गुणा कर दो सेकंड में, तो 150 मीटर ट्रेन की लंबाई। अब कह रहा है यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है, जा रही है यही रेलगाड़ी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, विपरीत दिशा में आ रही महिला कितनी चाल है नहीं पता है, इसको 10 सेकंड में पार करती है,
तो महिला की चाल आप बताओ, अगर ये ट्रेन पार, इस ट्रेन की लंबाई चाहिए ना, अगर ये ट्रेन महिला को पार करेगी अपोजिट डायरेक्शन, यहां भी अपनी लंबाई बराबर दूरी जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब हुआ 44 किलोमीटर और प्लस महिला की स्पीड x किलोमीटर, ये रिलेटिव स्पीड का मतलब 150 मीटर, ये अपनी लंबाई बराबर दूरी जाएगी, टाइम कितना 10, इतना मीटर में, ध्यान दीजिए मीटर है, तो हमें मीटर रिलेटिव स्पीड आ गई ना, मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, 18/5 से गुणा करोगे, 5 3 15, 18 3 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो x की वैल्यू क्या होगा भाई, 54 माइनस 44, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर 2। बताइए कोई डाउट है? तो कहने का मतलब यहां से पहले एक समान व्यक्ति को क्रॉस करेगी, ट्रेन की लंबाई पता हो गई, अब ट्रेन की लंबाई पता है तो ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही महिला को पार करेगी, तो महिला को पार करने में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 150 यानी ट्रेन की लंबाई, समय दिया है तो मीटर पर सेकंड में चाल आएगी, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये x भी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कहोगे यस सर, वेरी गुड, कोई डाउट? नो डाउट एट ऑल। चलो अगला देखो, यदि एबीसी बराबर इतना तो एबीसी माइनस इतना। अब तो ये तो आसान है, फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, जिनको फॉर्मूला पता होगा ये ओरल बता सकते हैं। आप बताइए क्या होगा? कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है और इतना। याद करो, आपको फॉर्मूला पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होगा? abc एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। याद करिए, ये फॉर्मूला आपको सभी को क्लियर होगा। इससे और फॉर्मूला बनाते हैं, देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर देते हो, तो यहां क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, यानी 2 से सब में गुणा करोगे तो यहां ना गुणा करके यहां कर दो। तो एक और फॉर्मूला, पहला ये, दूसरा फॉर्मूला हमने आपको याद होगा, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यहां 2a स्क्वायर 2b 2c 2abc, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी, यानी ये हम वहां यूज करते हैं जहां ए बी और सी की वैल्यू इंडिविजुअल दी होती है तब, यानी 1/2 a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी माइनस। तीसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं, कौन सा? आपको पता होगा भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू रख दो। कैसे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि पूरा नहीं बता रहे, बस थोड़ा सा बता रहे, ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको माइंड में रिकॉल हो जाए। ये आई होप सबको पता होगा, ये है। अगर आप यहां पर इस वाले में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होगा ही होगा, यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस ए बी बी सी सी ए, और ये इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि माइनस 2ab bc, यानी 3ab bc ab प्लस bc प्लस सी ए, यानी 3 फॉर्मूले इसके होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी ये a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये हाफ ए बी सी सी ए। अब जो दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इतना जो दिया, जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया है, ए बी सी की वैल्यू दिया है, तो क्या चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस इतना की वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू रिलेट करना निकाल सकते हो। क्लियर? तो बताइए कौन सा आपको आसान होगा, जो आप सॉल्व करना चाहो वो इजी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से जब इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू दी, तो ए बी बी सी सी आ जाएगा। कैसे? अगर हम यहां ए बी बी सी सी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब कितना, 4, और ये इतना दिया पूरा डायरेक्टली -26 बराबर कितना, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 4 माइनस 24 कितना हुआ, -22, -22 हो गया और 2, तो -22 हुआ और 2 का मतलब -11। किसकी वैल्यू हुआ, ए बी बी सी सी ए का। तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगा दें। पहला वाला फॉर्मूला कैसे, यानी जैसे इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी यानी 2 हुआ, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर कितना हुआ, 26 हुआ, माइनस
ये ए बी बी सी सी ए हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी सी ए, और इसकी वैल्यू कितना है -11, ये तो हुआ। तो 2 इंटू कितना हुआ 26 माइनस 11 प्लस हो जाएगा, 26 और 11 कितना हुआ 37, तो 214, 2 3 6 7 74, 74 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब फॉर्मूले का खेल है, अगर फॉर्मूला आपको पता होगा आसानी से बता दोगे। हाँ और भी तरीके हैं, लेकिन जो है हमें लगता है फॉर्मूला इसमें ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो अगला देखोगे। दिस कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से, 100 रुपए में 11 दर से उतने फल 9 की दर से खरीदे जाते हैं। मतलब 11 खरीदे जाते हैं 100 रुपए में और 9 खरीदे जाते हैं 100 रुपए में, दोनों खरीदे जाते हैं। कभी भी दो वैरायटी के फल को या आर्टिकल को खरीदते हैं तो जब खरीदते हैं उनके नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करने होते, तो इससे हमें उनकी वैल्यू पता हो जाएगी। और सबको, सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से, सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से, मतलब 10 रुपए में सबको बेचते हैं 100, 10 फल को बेचाता है, यानी 10 रुपए में 10 की दर से 100 रुपए में 10 की दर से बेचाता है। पूरा दिन में लाभ हानि, ये ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, हमेशा यहां आर्टिकल को बराबर करना, दो अलग अलग वैरायटी की चीजें खरीदी जाएं। भाई अगर दो अलग अलग वैरायटी की सेम प्राइस में खरीदी जाए, इसका मतलब भाई 100 रुपए में 11 मिल रहा है, 100 रुपए में 9 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक क्वालिटी अच्छी है, एक क्वालिटी खराब है, क्वालिटी को कंप्रोमाइज मत करो। तो डायरेक्टली वैल्यू को क्वांटिटी को वैल्यू के फॉर्म में ऐड करोगे, तो यहां मल्टीप्लाई किससे करोगे 9 से, यहां 11 से। क्यों, क्योंकि यहां वैल्यू 11 से 1199, 100 से गुणा करोगे 900, 1199 1100। हम बोल सकते हैं भाई कि 99 खरीदते हैं 900 रुपए में, 99 दूसरे वैरायटी खरीदते हैं 1100 रुपए में, यानी जाहिर सी बात है दूसरी कॉस्टली है। तो अगर बराबर मात्रा में आ जाएगा तो हम डायरेक्टली इससे रेट कर सकते हैं। तो 99 और 99 कितना 198, तो यानी 198 कुल हमने खरीदा कितने में 2000 में। तो 198 2000 में खरीदा और 10 को बेचा इतने में, जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, तभी तो लाभ और हानि होगी। कहो हाँ सर, तो क्या करोगे, तो कुछ लोग चाहेंगे तो 10 से यहां गुणा कर दो, मतलब 10 से यहां कर दो, इतना हुआ, या इसको यहां गुणा कर दो या 10 से यहां गुणा कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको भी सीपीएसपी बराबर कर दो। तो यहां 10 से गुणा कर दो और यहां किससे 198 से, मतलब जब क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, हम कह सकते हैं 1980 खरीदते हैं 20,000 में और यहां 19800, 1980 बेचते हैं 19,800 में। तो बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ। सर खरीदते 20,000 में, बेचते 19,800 में, लॉस होगा कितने का सर 200 का। किस पर, सीपी कितना है 20,000 इंटू 100, कितना हुआ सर 1%, 1% की हानि हुई आंसर। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। सेम वैसा है जैसे आप जो है इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हो। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है भाई, आमने सामने के कोण का मान 180 डिग्री होता है। साइक्लिक का मतलब ये हुआ कि जैसे ये बना दिया जाए ना, साइक्लिक का मतलब क्या होगा, इस टाइप का ट्रायंगल दिया होगा, दिस ये ऐसे बनाओगे और ये ऐसा कुछ दिया होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यानी इसके चारों कोने सर्कल के परिधि पर होंगे और इन्हीं को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। जैसे मान लो हम इसको x मान लें, यहाँ y मान लें, यहाँ z मान लें, यहाँ k मान लें, यानी जो आमने सामने के एंगल होंगे हमेशा इनका योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। यही क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, यानी चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अच्छा ठीक है, यदि कोण P कोण R के 3 गुना है, कोण S कोण Q के 5 गुना है, तो कोण Q और R का योगफल बताइए। तो आपको पता भाई ऐसे चक्रीय चतुर्भुज बनाओगे ना, प्रॉपर ऐसे बनाइए चक्रीय चतुर्भुज, यहां से दिस ऐसा कुछ बनाओगे आप लोग, यानी ये P हुआ, ये Q हुआ, ये R हुआ और ये S हुआ, ये ऐसे इसको मिला दोगे, कहोगे यस। अब जैसा कह रहा देखिए, यदि P कोण R का 3 गुना है, P R का 3 गुना,
यानी अगर ये x होगा और ये कितना होगा, ये कंफर्म 3x होगा। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड। अच्छा, फिर कोण एस क्यू का 5 गुना है, कोण एस कोण क्यू का 5 गुना है, यानी अगर y होगा तो ये कितना हुआ, 5y हुआ। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो आपको पता साइक्लिक क्वाड्रेटरल के आमने सामने यानी 3x और प्लस कितना यानी x यानी 4x इक्वल टू कितना होगा सर, 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिवाइड बाई 4 यानी डायरेक्टली लिखते 45 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि r की वैल्यू कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ। हमें पूछा क्या जा रहा, Q एंड R, तो हम Q की जरूरत ही नहीं, मतलब P की जरूरत नहीं तो नहीं करेंगे। बट अगर P निकालना होता तो क्या करते भाई, यहां पे x की वैल्यू 45 डिग्री, तो 3x की वैल्यू 10 इंटू कितना हुआ, 45 हुआ। कहोगे हाँ सर। अच्छा, वैसे यहां इन दोनों की अगर बात करो तो y प्लस 5y इक्वल टू कितना, 6y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिवाइड बाई 6, 6 त्रिक 18, यानी y इक्वल टू कितना हुआ, कहोगे सर 30 डिग्री हुआ। y ये 30 डिग्री हुआ। तो आपको पूछा क्या जा रहा, तो कोण Q और R का योग, Q और R का योग का मतलब कितना हुआ, Q 30 डिग्री हुआ और R कितना 45, 30 और 45 4 3 7 यानी 75 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? यानी साइक्लिक क्वाड्रेटरल का सिर्फ और सिर्फ आपको डिफिनेशन कंफर्म है कि भाई आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो उसके बिहाफ पर आप लोग ये कोण निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये जो पूछा जाएगा उसके बिहाफ पर आंसर बता दोगे। कहोगे यस सर, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। इसको बताओ कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ता है, बचत में 60% वृद्धि होती है, तो कितने प्रतिशत उसके आय में आय में वृद्धि होगी। चाहे आप रेशियो से बताओ चाहे से। भाई आपको पता किसी की आय यानी इनकम इक्वल टू कितना होगा, उसका एक्सपेंडिचर यानी व्यय खर्च और प्लस कितना उसका सेविंग। तो कह रहा है कि अगर सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर उसकी आय 100 रुपए होगी तो बचाएगी कितना, यानी उसकी सेविंग भैया होगी यानी 15 रुपए सेविंग होगी। तो बताइए एक्सपेंडिचर कितना होगा सर, 85 रुपए होगा। यानी एक स्टेटमेंट से 15% सेविंग का मतलब अगर 100 आय होगी 15 बचत होगी, और अगर 15 बचत होगी तो इसका मतलब 85 सेविंग्स होगा। ये हमने लेट किया। कहोगे हाँ सर, ये तो हमें पहले इस वाले स्टेटमेंट से क्लियर है ये तीनों चीजें। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है तो व्यय कितना है भाई, खर्च यानी 85, 20% बढ़ा दो तो कुछ लोग 120 बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ लोग 85 का 20% निकाल कर जोड़ देंगे। तो कहोगे हाँ सर, यानी कितना हुआ 6/5, तो 5 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। और चाहे ऐसे देखो 85 का 20% सबको पता है, 85 का 20% कितना हुआ, 17 हुआ। तो 17 हुआ तो 17 जोड़ यानी 5 हुआ, तो 5 से 17, तो 17 जोड़ोगी 85 में 102 नया खर्च आ जाएगा। कहोगे यस सर। और उसके बचत में 60% की वृद्धि, 60 का मतलब 160 बाई 100 से गुणा कर दो, यानी कितना हुआ, या ऐसे करो 2 8 16, 2 5 10, 5 तिहाई 15, 3 8 24 ना, 5 तिहाई 15, 3 8 24। यानी पहले उसका सेविंग कितनी थी, 15 रुपए। अब उसकी सेविंग को 60% का मतलब कितना हुआ, 15 का 60%, तो 9 रुपए बढ़ गया, यानी 24 उसकी नई बचत हो गई। नया खर्च उसका 102। तो आप बताओ नई आय कितनी हो गई। तो भाई पता एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम होता ना, तो 24 में 102 जोड़ोगे 126। तो बताइए भाई पहले आय कितनी थी, 100 रुपए। अब जो है उसका खर्च और बचत बढ़ने के बाद आय कितनी हो गई, 126। तो बताइए इनकम में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, 100 से 126 होने का मतलब यानी 26% उसकी आय बढ़ जाएगी। यानी ओवरऑल आप बता सकते हो 26, यानी 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है सर? नो कंफ्यूजन एट ऑल, यानी ओवरऑल आप बता सकते हो। तो किसी कंफ्यूजन है? नो सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको 17 क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन सबको पता होगा भाई। 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा इतने के बीच तृतीयानुपाती। याद करो आपको हमने क्या बताया था, जैसे तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती में दोनों में 3 टर्म्स होते हैं। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल होता है।
यहां बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर आपको मध्यानुपाती चाहिए तो बी यानी मध्य वाला अंडर रूट ए सी होता है। क्लियर है। अगर आपको तृतीयानुपाती चाहिए, थर्ड प्रपोर्शन चाहिए, याद करो हमने आपको क्या बताया था, तो थर्ड प्रपोर्शन चाहिए। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब सी की वैल्यू, यहां से बताओ सी इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी तृतीय अनुपाती का मतलब दूसरे का स्क्वायर डिवाइड बाई पहला, और द्वितीय अनुपाती यानी मध्यानुपाती का मतलब अंडर रूट दोनों का वर्ग निकाल लो। तो अब आपको क्या कह रहा है, 4.8 और 10.06 के बीच मध्यानुपाती, बिल्कुल सही है। मध्यानुपाती का मतलब अंडर रूट 4.8 इंटू कितना हुआ 10.8, ये मध्यानुपाती हुआ। रेशियो और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती, मतलब ये ए हुआ ये बी हुआ, तीसरा अनुपात। तो ए और बी पहला और दूसरा दिया, तृतीय अनुपात चाहिए तो दूसरे वाले का स्क्वायर यानी 2.4 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 0.4, यानी यही तो हुआ। दूसरे का स्क्वायर डिवाइड बाई पहला क्या होगा भाई, ये हुआ तृतीय अनुपाती। कहोगे यस सर, सॉल्व कर लिया, क्या इशू है। यहां से देखो 2 पॉइंट पहले इग्नोर कर दो। जैसे इसको ध्यान से समझिए, कितना हुआ 16 3 48। देखो ये 16 3 48 इसलिए कर लिया क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का ना। और ये देखो 27 कितना, 27 100 का 100,000, यानी 16 का तो 4 हो गया, बाहर आ गया। और ये देखो 27 यानी 9 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 बार 3 है तो 2 3 बाहर हो जाएगा, यानी 9 बाहर हो जाएगा ना। और 4 का मतलब 2, तो ये बाहर हो गया। रेशियो देखो यहां से, और 2 पॉइंट पर डेसिमल लगा देंगे, 4 6 24.6। तो 2 पॉइंट के बाद यहां डेसिमल लगेगा, 2 यहां है तो पॉइंट कोई मतलब है नहीं। तो यहां से देखोगे 6 इंटू 2.24 का रेशियो, क्योंकि 2 पार यहां निकलेगा, यहां 2 है तो 1 निकल, सॉरी यहां 2 है तो 1 पर डेसिमल लगेगा। यहां अभी भी 1 बचे, यहां 2 है ना तो यहां 1 बचेगा ना। रेशियो चाहिए, रेशियो कर दो भाई, क्या दिक्कत है। कहोगे यहां से 4 6 24, ध्यान देगा 4 6 24, और 2 तिहाई 6 और 3 त्रिक्का 9, 3 दुनाई 6, यहां 2 और 1 डेसिमल 2/10, ये 10 इधर आएगा, यानी कितना हुआ 2 पंचे 1/5। तो 1:5 कहीं है नहीं, 1:2 है या 2:1 है। ध्यान समझिएगा, मध्यानुपाती का मतलब 1 हो गया, सही है। नहीं, ठीक ठीक ठीक, पॉइंट नहीं हटेगा, यानी 1:2, 1:2 सही है, यानी तीसरा। देखो ये ध्यान दीजिएगा, हमने पॉइंट को पॉइंट से कट कर दिया, 1 पॉइंट यहां बचेगा और 1 इधर ही बनेगा, तो दोनों का रेशियो ही आंसर हो जाएगा। कहोगे यानी 1.2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलिए अगला देखिए, इसको नोट करिए, आप लोग बताएंगे, सिर्फ फॉर्मूले में रखना वैल्यू आंसर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 18वां 19वां हम बताएंगे, आप सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। 20वां आप सॉल्व करेंगे। मतलब आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे। देखिए इसका आंसर बताइए। ये बहुत बार अंकित मूल्य दिया है, डिस्काउंट देता है, लाभ होता है तो 470 में बेचता है, लाभ प्रतिशत। ठीक, ये कितनी बार बताए होंगे। बस खरीदी 30% हानि पर बेचा, अन्य वस्तु खरीदी 60 के लाभ पर बेचा, कुल लाभ या हानि, कितनी बार आपको हमने डिस्कस किया है। ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा भी वीडियो। तो डेली पता आपको 7 बजे मिलेंगे। कितने बजे भाई, डेली 7 बजे मिलेंगे। तो जो भी डाउट होगा या कोई टॉपिक आपको कंफ्यूजन होगा तो बिल्कुल आप जाएंगे यानी स्टडी 91 के चैनल पे, शिवानंद सर के नाम से जाएंगे, बिल्कुल आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। सारे टॉपिक्स हमने लगभग डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी यूपी पुलिस की बात करें या आरपीएफ की बात करें, और जो है एएलपी का जो एग्जाम होने वाला, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस के फॉर्म में क्वेश्चंस ले आ रहे हैं। तो डेली आपको 7 बजे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट समय फिर से मिलेंगे भाई। गुड नाइट, टेक केयर।